इस वैकेंसी में आपका सहकारिता वाला पोर्शन अलग से डाला गया है, लेकिन उसके पहले सबसे अच्छी बात आपके लिए मैं यही मानता हूं कि ये जो 20 नंबर का सेक्शन जो क्वालिफाइंग रखा गया है, ये छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये जो पोर्शन है बाहर वाले अभ्यर्थियों के लिए यही तो सेक्शन सिरदर्द होता है कि नहीं। किसी भी क्षेत्र की भाषा को आप 1 महीने में सीखेंगे बोलोगे तो पॉसिबल नहीं है। और व्यापम का भी वर्तमान का पैटर्न देखिएगा, या पीएससी का, किसी का भी देख लो, पीएससी का देख लो या व्यापम का देख लो, पैटर्न उतना आसान रहा नहीं जितना पहले था। 2016-17 के पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो उस समय काफी सरल क्वेश्चन दिए जाते थे, हिंदी में भी और छत्तीसगढ़ी में भी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यदि आपको छत्तीसगढ़ी या हिंदी के संबंध में क्वेश्चन दे रहा है तो मान के चलिए कि वो अच्छे स्तर के प्रश्न आपको देगा, है कि नहीं। आप पिछले कुछ पेपर में इसको अनुभव भी किए होंगे। अब इस सेक्शन की जब मैं बात कर रहा हूं तो आप सभी को पता है आवेदन भरने की अंतिम तिथि 23 सितंबर है ना। फॉर्म भरना शुरू हो गया, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 23 तारीख को है और एग्जाम का जो टेंटेटिव डेट है वो 15 अक्टूबर के आसपास देखने को मिलेगा। एग्जाम जो होना है वो दोपहर के समय होगा। सारी चीजें आपको मैं ये उम्मीद कर रहा हूं भाई कि आप लोग ये सारा नोटिफिकेशन पढ़ लिए होंगे, पढ़ लिए ना आप लोग, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, भाग 1 में आपको क्या देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान। ये वाला जो सेक्शन है ये आपके लिए प्लस पॉइंट लेकर के आएगा। देखो, क्योंकि मेरिट जो बनना है वो अभी तक तो ये क्लियर नहीं समझ आ रहा है कि वो 80 के अंतर्गत करेगा कि 100 में करेगा, है कि नहीं। मतलब उसने ये तो कह दिया है कि पहला पार्ट जो है ये क्वालिफाइंग होगा जिसमें 50% मार्क्स लाना जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई इसके मार्क्स को वो बाकी के 80 में जिसमें मेरिट बनना है उसमें जोड़ेगा कि नहीं, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। यानी मेरिट जो है वो 80 के बेस पे बनेगा कि 100 के बेस पे बनेगा, ये क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन जहां तक मुझे अनुमान है ये जो टोटल बनना है वो 100 के हिसाब से ही बनेगा, परसेंट के हिसाब से ही बनेगा। क्योंकि जब आप इसका जब पूरा सिलेबस देखेंगे तो यहां पर देखिए महायोग करके लिखा हुआ है, महायोग भाग एवं भाग 2। मतलब यहां से ये चीज थोड़ा सा हिंट हमको मिलता है कि जो मेरिट बनना है वो 100 के हिसाब से बनेगा, ठीक। अब ये है आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान वाला सिलेबस, ठीक है। शायद इसमें क्लियर नहीं होगा तो इसीलिए मैंने इसको अलग से टाइप करा लिया था। ये देखिए, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा। छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपको वही सारी चीजें पढ़नी है जो कि आप एक कॉमन सिलेबस के तहत पढ़ते हैं। यानी छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक सर्वे जैसी चीजें, और छत्तीसगढ़ का समसामयिक घटनाक्रम, है ना। छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाक्रम भी इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा पंचायती राज यहां पर मेंशन किया गया है, तो मान के चलिए कि यहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अब यहां से 10 प्रश्न आने हैं, फिर 10 प्रश्न जो आने हैं वो आने हैं छत्तीसगढ़ी भाषा से, और ये पोर्शन आपको पूरे का पूरा कराऊंगा मैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी भाषा आपका मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। भाग 2 को यदि आप देखेंगे तो भाग 2 में ये सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी प्रश्न आपको 25 अंक का पूछा जाएगा, है ना। 25 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और अधिकतम अंक यहां से 25 आप अर्जित कर सकते हैं। फिर सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको इतिहास, भूगोल, संविधान जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे संबंधित सवाल आपको पूछे जाएंगे। गणित एवं तार्किक योग्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में कैंडिडेट्स के बीच में फासला पैदा करने वाला सिलेबस होता है। यानी बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका गणित कमजोर है वो यहां पर बहुत पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि व्यापम के एग्जाम में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एकदम नेक टू नेक प्रतिस्पर्धा चलती है। पॉइंट 1 से भी आदमी जो है वो 50 रैंक 60 रैंक पीछे चला जाता है,
ठीक है, तो इस बात को एकदम ध्यान रखना और किसी भी सब्जेक्ट को ये मत सोचना कि इसको छोड़ के हम दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे, नहीं, आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना करके चलना ही पड़ेगा। आपको सारे सब्जेक्ट आने ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हिंदी भाषा का ज्ञान, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान और कंप्यूटर संबंधी ज्ञान। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देख पा रहे हैं। सामान्य ज्ञान 10 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित के भी 10 प्रश्न आएंगे जो 10 अंक के होंगे, हिंदी भाषा 10 अंक का आने वाला है, इसके अलावा अंग्रेजी 10 अंक का और कंप्यूटर 15 अंक का आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्वेश्चन पेपर जो है वो टोटल 100 नंबर का होगा, जो कि 80 और 20 में बटा हुआ है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अपने सिलेबस के हिसाब से बात करूंगा, क्योंकि हिंदी और छत्तीसगढ़ी मुझे पढ़ाना है ना, तो देखो ये जो 20 नंबर है इसमें से 10 नंबर जो है ये आपका छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित है, छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित है ना, छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित है। इसीलिए बहुत सारे अभ्यर्थी, देखो वैसे भी हम लोग एकदम ठेठ छत्तीसगढ़ी तो बोलन नहीं, जानते हो सब है ना, एकदम ठेठ छत्तीसगढ़ी बोलन नहीं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं पर डे आपको ये जो सेक्शन आपके सिलेबस में मेंशन है ना, ये जो सेक्शन आपके सिलेबस में मेंशन है, जनौला, मुहावरे, हाना और लोकोक्तियां, इनके कम से कम 5-5, 10-10 प्रश्न करके पर डे के हिसाब से आपको कराता चलो, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे दो चीजें होंगी। एक तो आपका शब्द ज्ञान बढ़ेगा छत्तीसगढ़ी से संबंधित, है ना, छत्तीसगढ़ी जिनकी कमजोर है उनके लिए एक अच्छा अवसर ये हो जाएगा कि आपका शब्द जो है, शब्द भंडार बढ़ेगा, शब्द भंडार बढ़ेगा, आप छत्तीसगढ़ी को समझना शुरू कर देंगे, छत्तीसगढ़ी आपके समझ में आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा नए नए शब्द आप सीखते जाएंगे। और दूसरा जो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी है, जिसके अंतर्गत मैं ये कहता हूं कि जिस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, जैसे मैंने कुछ प्रश्न यहां पर लिए हुए हैं अंत में, है ना, इस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे यहां कुछ प्रश्न मैंने लिए हुए हैं, जैसे ये, इसका अर्थ क्या है, ठीक है, क्योंकि पैटर्न जो है वो अब इस प्रकार का हो गया है, आपको क्वेश्चन भी छत्तीसगढ़ी में देगा और ऑप्शन भी छत्तीसगढ़ी में देगा। ये पीएससी का ही पेपर है, पीएससी का क्वेश्चन है, जस्ट पिछला वाला, ठीक है। तो मान के चलो कि अब पैटर्न जो है वो लगभग इसी से मिलता जुलता आने वाला है, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको पर डे के हिसाब से इस सारे सेक्शन को कवर कराऊं। इसके अलावा हिंदी का जो व्याकरण है वो तो कंप्लीट कराना ही है ना, हिंदी का व्याकरण, क्योंकि हिंदी का व्याकरण बहुत छोटा सा अच्छा सा सिलेबस है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कठिन सिलेबस है, बहुत आसान सा सिलेबस है, और इसके अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो बहुत बेसिक चीजें जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है केवल उन्हीं को रखा गया है। जैसे हिंदी के सिलेबस में आप देखिए, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, यानी यहां पर क्वेश्चन जो है ये वर्णमाला से आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, वर्णमाला से क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये आप देखे होंगे, व्यापम का कोई भी एग्जाम हो उसमें बेसिक टॉपिक जो सबसे पहला हिंदी के अंतर्गत होता है वो वर्णमाला होता है, तो वर्णमाला वाला टॉपिक आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद लिंग, वचन, काल और कारक, ये आपको पढ़ना है। फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। यहां पर सिलेबस में एक ना छोटी सी दुविधा है, दुविधा इस बात की है कि जब वो शब्द के प्रकार बांट रहा है तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया यहां पर मेंशन उसको करना था, लेकिन उसने क्रिया मेंशन किया नहीं है, उसने सीधा क्या लिख दिया है, क्रिया विशेषण, ठीक है। तो यहां पर एक दुविधा की स्थिति है और उसने यहां से क्वेश्चन पूछा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये जो 8 प्रकार होते हैं शब्द के, उसमें शुरुआती जो 5 हैं यानी क्रिया विशेषण तक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, इन 5 को साथ में लेकर के चले, ताकि यदि वहां से क्वेश्चन आते हैं तो सर ये तो सिलेबस के बाहर था ऐसा बोलने की स्थिति पैदा ही ना हो, ठीक है। इसके बाद अगला सेक्शन संधि एवं समास, बेसिक टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता ही है। फिर है व्याकरणिक अशुद्धियां। अब व्याकरणिक अशुद्धियों में आपको दोनों प्रकार की अशुद्धियां देखनी है, एक तो शब्द संबंधी अशुद्धि
और दूसरा वाक्य की अशुद्धि। शब्द संबंधी अशुद्धि में वर्तनी की अशुद्धि, मात्रा की अशुद्धि, ये सारी चीजें आप देखते हैं, है कि नहीं। वाक्य की अशुद्धि में तो और बहुत सारे प्रकार की अशुद्धियां, लगभग 12-13 प्रकार की अशुद्धियां आप पढ़ते हैं। संज्ञा संबंधी अशुद्धि, सर्वनाम संबंधी, क्रिया संबंधी, विशेषण संबंधी, क्रिया विशेषण संबंधी, लिंग संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी, कारक संबंधी अशुद्धि, पदक्रम की अशुद्धि, अधिक पदत्व का दोष, ये बहुत सारे प्रकार की, पुनरुक्ति का दोष, बहुत सारे प्रकार की अशुद्धियां होती है। तो इन सारी अशुद्धियों के बारे में जानेंगे और आपको बताता चलूंगा कि यहां से क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन सिलेबस को देख करके पढ़ना अलग चीज है और वर्तमान में जो पैटर्न चल रहा है, वर्तमान में जो पैटर्न के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, उसको समझ करके पढ़ना अलग होता है। यदि आप केवल बेसिक क्वेश्चन पढ़ करके गए हैं तो वहां पर आपसे लगभग अभी के पैटर्न में 50% से 60% क्वेश्चन ही सॉल्व होंगे। लेकिन अगर आप पैटर्न को समझते हुए पढ़ रहे हैं तो मान करके चलिए कि आप पूरे क्वेश्चन बना करके आएंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछता है जो कि बेसिक क्वेश्चन नहीं होते हैं। आपने फील किया होगा इसको एसआई भर्ती में भी फील किया होगा, है ना। वहां पर एकदम बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछा था, वहां परिभाषाओं से क्वेश्चन पूछे गए थे। वाक्यम रसात्मकम वाक्यम काव्यम किसकी परिभाषा है, ये क्वेश्चन आया था। शिक्षक भर्ती में आपने देखा होगा, बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछा है, थोड़ा सा उठ करके पूछा है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी गहराई चाहिए पढ़ाई में। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बस आप साथ में पढ़ते जाइएगा, बाकी निश्चिंत रहिए, आपकी उस लेवल की तैयारी हो जाएगी। इसके बाद अगला टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना। इसको भी हम कोशिश करेंगे कि पर डे के हिसाब से आपकी तैयारी कराऊं, या अगर ऐसा हुआ तो मैं एक काम करूंगा, इसको शुरुआत में ही 5-10 दिन के अंदर में ही आपको एक नोट्स दूंगा, आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस एवं अलंकार, दोहा, सोठा। छंद के अंतर्गत हमको केवल 2 ही चीजें पढ़नी है, दोहा और सोठा, ठीक है। तो ये आपका हिंदी का पूरा सिलेबस है। हिंदी का सिलेबस मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, और इसको यदि आप पहले से पढ़े हुए हैं, यदि आपके बेसिक क्लियर है, तो मान के चलिए आप ज्यादा से ज्यादा इसको 2 से 3 दिन लगाएंगे खत्म करने में, ज्यादा से ज्यादा, यदि आपके बेसिक क्लियर है तो। लेकिन यदि बेसिक क्लियर नहीं है तो यही सारी चीजें आपको बड़ा तकलीफ देती हैं। देखो, उपसर्ग प्रत्यय आपको सिलेबस में नहीं दिख रहा है, पर्यायवाची शब्द आपको सिलेबस में नहीं दिख रहा है, शब्द युग्म आपको सिलेबस में नहीं दिख रहा है, भाषा बोध आपको सिलेबस में नहीं दिख रहा है। बहुत सारे सेक्शन को उसने क्या कर दिया है, हटा दिया है, और आपके लिए एकदम छोटा सा बढ़िया नन्ना मुन्ना सा सिलेबस रखा है, ठीक है। तो ये 10 नंबर, कोशिश ये करना है कि पूरे 10 में 10 फोड़ के आओ, है कि नहीं। पूरे 10 में 10 लाना है यहां से। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। आज भी वही दांत खट्टे करना का क्या अर्थ होता है पूछता है कभी कभी, आज भी वही पूछता है। राम धन आश्रय कौन सी संधि का उदाहरण है, आज भी पूछता है। राम धन अनुज में किन वर्णों की संधि हुई है, आज भी पूछता है। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, आज भी पूछता है। हिंदी ऐसा, इसको तो 6वीं से पढ़ रहे हो ना, हाँ, आज तक क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आज तक क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं हिंदी में। लेकिन अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदल जाएगा। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, नहीं। अब वो क्वेश्चन ये पूछता है कि इनमें से कौन से शब्द में कौन सा शब्द जो है वो सामासिक दृष्टि से भिन्न है। 4 ऑप्शन देगा, 3 जो है वो एक समास के होंगे और चौथा दूसरे समास का होगा। समझ गए पैटर्न। आपको ये पता होना चाहिए कि बाकी के 3 शब्द भी इसी समास में आते हैं जिसमें ये नहीं आता है, और ये शब्द बाकी 3 से अलग है। पढ़ने का अप्रोच आपको बदलना होगा। अगर आप परंपरागत तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से 6 से 7 क्वेश्चन जो आप शुरू से बना रहे थे वो अब भी बनाएंगे। अप्रोच थोड़ा सा बदल लेंगे तो जो 3 से 4 क्वेश्चन आपके छूटते थे या गलत होते थे वो अब नहीं होंगे।
हिंदी में यही तो होता है ना, हिंदी में हम हिंदी माध्यम वालों के साथ यही होता है। क्या होगा, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, अरे बन जाएगा सर, दिक्कत नहीं है। और मैंने बताया 6 क्वेश्चन बनेगा, 4 क्वेश्चन या तो बनेगा, या तो गलत बनेगा, या तो नहीं बनेगा। कंफ्यूजन, अक्कड़ बक्कड़ ये चलेगा, है ना। तो वो स्थिति आए ही मत, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूं व्यापम में एकदम गला काट प्रतिस्पर्धा है। ठीक है, एकदम गला काट प्रतिस्पर्धा है। एक एक नंबर से, एक एक नंबर भी नहीं जाना पड़ता हमको बाहर होने के लिए। 0.1 0.2 की रेस है। ठीक है, तो ये हिंदी का सिलेबस है। अब यदि बाकी सिलेबस की मैं बात करता हूं तो बाकी सिलेबस में भाग 2 का पहला पोर्शन जो है ये आपका सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग से संबंधित है। 5 पार्ट में बटा हुआ है सिलेबस। पहले पार्ट में क्या है, सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी प्रश्न। जैसा कि मैंने बताया 25 अंक का प्रश्न आएगा, 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है, सहकारिता अधिनियम, बैंकिंग संबंधी सहकारिता अधिनियम जो है ये 1960 वाला और 1962 वाला, ये दोनों जो एक्ट है ये आपको अच्छे से पढ़ना है। जो सहकारिता अधिनियम में 1960 वाले में 11 अध्याय और 96 जो धाराएं हैं वो सब आपको पढ़ने हैं, और इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि केवल यहीं से 25 क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं, ये सेक्शन थोड़ा बड़ा सेक्शन है ना। इसके अंतर्गत और क्या पढ़ना है, सहकारी समिति का पंजीयन, प्रदेश में त्रिस्तरीय अल्पकालीन सहकारी शाखा संरचना, सहकारी समितियों का प्रबंधन, सहकारी समितियों के सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व तथा विशेषाधिकार, संपरीक्षा यानी ऑडिटिंग वगैरह के बारे में भी जानना है आपको। इसके अलावा जांच, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण। ठीक है, इसके बाद सोसाइटी का परिसमापन, इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण। ये सारी चीजें आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगी। पार्ट 2 थोड़ा सा और है, जिसमें आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का जो एक्ट है उसका पार्ट 5 आपको पढ़ना है। ठीक है, यानी भाग 5 जो है केवल यही है सिलेबस में, पूरा नहीं है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो बहुत बड़ा है, उसका केवल भाग 5 हमको पढ़ना है। इसके बाद राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का गठन एवं संरचना, फिर कार्यशील पूंजी, अंश पूंजी एवं देनदारियां। तो इस तरीके से ये पूरा सिलेबस, वैसे सर आएंगे तो वो अच्छे से डील करेंगे इसको, है ना, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्ट जो आपको दिख रहा है ना 1949 वाला आरबीआई एक्ट जो दिख रहा है आपको, है ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है ये आपको दिख रहा है। इसके अलावा आपने जो सहकारी सोसाइटियों का अधिनियम देखा 1960 और 62 वाला, ये बहुत बड़े बड़े अधिनियम हैं। ठीक है, और उसमें संशोधन भी हो गए हैं, बहुत बार संशोधन हुआ है, 98 में, 88 में, है ना, बहुत सारा संशोधन है। 2013 2018 में भी संशोधन हुआ है। उन संशोधनों के साथ पढ़ना है। तो अगर आप केवल ये सोच रहे होंगे कि हम केवल बेयर एक्ट से पढ़ लेंगे तो पॉसिबल नहीं है, आपको संशोधन के साथ पढ़ना होगा इसको। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया सहकारिता वाला पोर्शन। इसके बाद सामान्य ज्ञान में, जैसा मैंने आपको बताया, बेसिक सब्जेक्ट्स हैं आपके। सर टाइम बहुत कम है, ओनली 30 दिन। अरे यार, चलिए, भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब इतिहास है, भूगोल है, इसके बाद पॉलिटी है आपका, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर है भारत का, भारत की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, फिर है आपका करंट अफेयर। यहां से टोटल आपके 10 अंक के प्रश्न आने हैं। फिर अगले पार्ट में आपको दिखेगा गणित एवं तार्किक योग्यता, इसके संबंध में रवि सर आपसे बात करेंगे। फिर है हिंदी भाषा चौथे पार्ट में। 5वें पार्ट में है अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। ठीक है, अब इंग्लिश का सिलेबस भी आपके, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट जो है ये भी आपके सिलेबस में शामिल किया गया है, और इसमें भी बहुत बेसिक टॉपिक को ही रखा गया है। इसके बाद अगला सेक्शन कंप्यूटर है। यहां से आपके प्रश्न 15 प्रश्न आने हैं और 15 अंक यहां से आप अर्जित कर सकते हैं। तो देखा जाए ना, ओवरऑल देखोगे तो केवल सिलेबस इतना ही है, केवल इतना और केवल इतना, बस
लेकिन जब पढ़ने बैठेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल आपको हो सकती है। ठीक है, सिलेबस हमको दिख छोटा रहा है लेकिन ठीक ठाक सिलेबस है 1 महीने के हिसाब से। क्योंकि पढ़ने के लिए जब आप बैठेंगे तो एक तो नया सब्जेक्ट सहकारिता अधिनियम, उसी को पढ़ने बैठेंगे तो कम से कम उसमें आप 15 दिन लगा दोगे, है कि नहीं? उसको समझने के लिए यदि हमको ना समझाया जाए तो बेयर एक्ट की भाषा भी समझ नहीं आती है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस वाले सर हैं हमारे पास, है ना, वो आपको सारा चीज डील करेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किसको कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। आप उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है, इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग सर बैठे हैं, उसके लिए निश्चिंत रहिए आप। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया स्क्रीनशॉट है। अब छत्तीसगढ़ी भाषा की यदि मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ी भाषा में एक टॉपिक आपका लिखा हुआ है, एक शब्द में लिख दिया है क्या? छत्तीसगढ़ी व्याकरण। ठीक है, छत्तीसगढ़ी व्याकरण लिख दिया है केवल। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या पूरा छत्तीसगढ़ी व्याकरण पूछेगा क्या? संभावना है, संभावना है कि आपको पूरा छत्तीसगढ़ी व्याकरण पूछे। ठीक है, तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं आपको छत्तीसगढ़ी व्याकरण के जो मूलभूत क्वेश्चन हैं, है ना, वहां से उठा करके आपको जो वर्तमान पैटर्न तक का क्वेश्चन है उन सारी चीजों से आपको अवगत कराता चलूं। ठीक है, तो उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, हिंदी छत्तीसगढ़ी मैं पढ़ाऊंगा और एकदम बेसिक से तैयारी कराऊंगा मैं। इसके बाद जैसे सहकारिता विभाग की वैकेंसी जाती है तो उसके बाद भी वो नोट्स आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, हाँ सर मैनेजमेंट कैसे पढ़े वो सर आपको बताएंगे, है ना। सर इस पोस्ट पे आरक्षण लागू है कि नहीं लागू है, लिखा हुआ है वहां पे, है ना। हाँ रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा, है ना मोनिका। हाँ रोहित उतना कर लीजिए, पर्याप्त होगा। सर डिटेल में स्टडी कराइएगा, इसमें नहीं होगा तो, अरे आप पहले से ही नेगेटिव सोच रहे, इसमें नहीं होगा तो काम आएगा, ये सोच के चलो कि इसी नोट्स के बहाने पार करना है आपको ये। ठीक है, अरे कम वैकेंसी नहीं है, 398 वैकेंसी है। ठीक है, और सहकारिता विभाग की आज तक इतनी बड़ी वैकेंसी एक साथ कभी नहीं आई है, कभी नहीं आई है। यानी जब से राज्य बना है ना तब से लेकर के आज तक सहकारिता विभाग की इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आई है। इसका कारण भी है ना, अभी बहुत सारी स्कीम जो है वो समितियों के माध्यम से चल रहा है, आप लोग सुने भी होंगे, NRLM वगैरह जो संचालित हो रहा है हमारे यहाँ, है ना, वो सारी चीजें समितियों के माध्यम से ही तो संचालित हैं। ठीक है, तो उन समितियों को सुदृढ़ करने के लिए ही सहकारिता विभाग है। ठीक, चलिए अब हिंदी पर मैं बात करता हूं, हिंदी को कैसे पढ़ना है। देखिए हिंदी का आपका पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए। हिंदी में सिलेबस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी का सिलेबस बहुत छोटा है और अच्छा सिलेबस है। आपको करना यह है कि यहां पर जो भी आपको पढ़ाया जाएगा घर में जाकर के उसके MCQ सॉल्व करेंगे जितना हो सके। ठीक है, कर लेंगे इतना। ठीक है, कोई भी MCQ की एक किताब ले लीजिए और उस किताब से कोशिश करिए कि क्वेश्चन आपसे बने। नहीं बनेगा तो मैं तो बैठा हूं ना, काय टेंशन ले रहे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, और जहां पर समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना, ये कर सकते हैं हम। ठीक है, तो जितना हो सके MCQ सॉल्व करिए। MCQ सॉल्व करने का एक फायदा तो यह है कि आपकी तैयारी अच्छे से होती है। दूसरा इसका एक बहुत अच्छा फायदा यह होता है कि हमारा दिमाग जो है ना वो पैटर्न को पकड़ता है। ठीक है, पैटर्न में ढलता जाता है। आप जैसे जिन लोग पहली बार यहां पे आए हैं, है ना, इस ब्रांच में पहली बार आए हैं, वो रास्ता देखते आए होंगे कि अच्छा यहां से मुड़ना है, वहां से मुड़ना है, यहां से पूछेंगे, वहां से पूछेंगे। ये 2 बार इस रास्ते से गुजर जाओ, तीसरे बार में आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों सर? क्योंकि आपके दिमाग में वो पैटर्न बन चुका है। ठीक है, जैसे मान लो आप स्कूल से घर जाते थे या कॉलेज से घर जाते थे, है ना, पहले दिन में ठीक है आप रास्ता देखते देखते गए होंगे, है ना, लेकिन तीसरे दिन से आपको वो रास्ते में कौन सा बोर्ड लगा है, कहां से मुड़ना है, वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप फिर इधर देख रहे हैं उधर मोड़ रहे हो, होता ही है ना। ठीक है, वो भी चलता है। क्यों चलता है सर? क्योंकि आपके दिमाग में उस रास्ते का पैटर्न बन चुका है।
एमसीक्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो एमसीक्यू सॉल्व करते समय हमेशा इस चीज को याद रखना कि आपका उद्देश्य केवल सही उत्तर प्राप्त करना नहीं है। वो तो नहीं तो बाजू में गाइड रखे आंसर मिलाते चल रहे हो, वहां से कोई खासा फायदा नहीं होने वाला है। आपको कोशिश ये करना है कि आप उस क्वेश्चन को समझिए। आप जब उस क्वेश्चन को समझेंगे तो क्वेश्चन को समझ करके खुद आंसर लगाने की प्रैक्टिस जब करेंगे तो वो आपको फायदा पहुंचाएगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो एमसीक्यू बेस्ड पढ़ाई जो है ये वनडे एग्जाम के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है, लेकिन इसके लिए भी आपको अपने बेसिक पर काम करना होगा। बेसिक पर काम करने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको मेहनत खुद से करनी होगी। करेंगे? करेंगे ना? आप लोग ऑनलाइन वाले कौन सा बुक ले हिंदी में एमसीक्यू के लिए? कोई भी, मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। सीमा सर 398 है बट पार्टिसिपेट तो लाखों लोग करेंगे, उससे क्या मतलब है? 397 छोड़ दो, एक अपने लिए बुक्स कर लो। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन के लिए मैनेजमेंट में बात करिए आप, है ना? हाँ, ऑनलाइन क्लास यहीं पर होगी। सर आप बताओ कोई एक बुक। मैं कोई एक बुक कैसे बता दूं, फिर बोलोगे सर आप प्रचार कर रहे हो। नहीं, प्रचार नहीं करूंगा, है ना? कोई सी भी किताब ले लीजिए। देखिए, किताबें सब अच्छी हैं और थोड़ी बहुत गलतियां सब में हैं, ये भी बता रहा हूं, है ना? कोई भी किताब ऐसी नहीं है जो एकदम त्रुटि रहित हो, कोई किताब नहीं है। हाँ, यदि आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो वासुदेव नंदन की जी की किताब बहुत अच्छी है, वो एरर फ्री किताब है। इसके अलावा यदि आप केवल बुक प्रिफर करना चाहते हैं, एमसीक्यू नहीं सॉल्व करना है सर हमसे नहीं होता है, तो किताब आप ले लो विनय कुमार पाठक जी की। ठीक है, ये वाली जो किताब है ना विनय कुमार पाठक, हिंदी का संपूर्ण व्याकरण, ये आप ले लीजिए। यहां से पढ़ेंगे तो समझ में आएंगी चीजें, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक है, और एमसीक्यू के लिए कोई भी किताब आप ले लीजिए, वहां से आप तैयारी कीजिए, हो जाएगा तैयार। हिंदी वैसे भी उतनी कठिन है नहीं जितनी हम लोग बना के रखे हैं, है कि नहीं? है क्या कठिन उतनी? हिंदी को कठिन किसने बनाया है? हमने बनाया। कैसे बनाया कठिन? पढ़ते नहीं है सर तो कठिन हो गई है ऑटोमेटिकली। हाँ, और कॉन्फिडेंस में रहते हैं, हिंदी माध्यम के हैं, बन जाएगा, हो गई कठिन। ठीक है, एफिशिएंसी पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो हिंदी में एमसीक्यू बेस्ड पढ़ाई आप कीजिए, एमसीक्यू जितना हो सके सॉल्व कीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए और क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। इसका पीडीएफ आपको पूरा मिल जाएगा, है ना? कि पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा, लेकिन केवल उस पीडीएफ को देख करके एग्जाम में चले जाएंगे ऐसा बिल्कुल मत रहे, है ना? अपनी लिखी हुई बातें याद रहती हैं। ठीक है, घर में बोलते थे ना बचपन में, लिख लिख के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, याद होगा। क्यों बोलते थे? गलत बोलते थे क्या? नहीं, सही बोलते थे सर। लिख लिख के पढ़ेंगे तो दिमाग में बैठेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं अपने नोट्स आप खुद बनाइए, नोट्स खुद से बनाइए। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, 15 अक्टूबर तक अपने आसपास के जितने डिस्ट्रैक्शन है सबको हटा दो, जितना डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, यदि कोई मित्र है जो हर शाम को आ रहा है और 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक आपको घुमाने के लिए ले जा रहा है और केवल निरर्थक घूम रहे हैं आप, 1 महीने के लिए नमस्ते बोल दो। ठीक है, आप ऐसे लोगों की संगति में रहिए जो आपको ये एग्जाम निकालने में हेल्प करे। केवल 1 महीने की बात है कि नहीं? 15 अक्टूबर तक ही पढ़ना है अपने को अच्छे से, उसके बाद फिर घूमना, 11 क्या 12 बजे तक घूमना, एक बार जॉब लग जाए फिर। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना, इसको आपको खुद को सुधार करनी होंगी। तो एमसीक्यू बेस्ड पढ़ाई करिए, नोट्स प्रिपेयर करिए और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। एग्जाम कैसे नहीं निकलेगा यार, सब निकलेगा। ठीक है, चलिए अब हिंदी के पाठ्यक्रम में आते हैं।
हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वैसे तो मैं प्रारंभ करता हूं भाषा बोध से, है ना। हिंदी का जो सिलेबस है, हिंदी का सिलेबस हमेशा प्रारंभ होता है भाषा बोध से, लेकिन ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, ठीक है। दूसरा, अब इस भाषा बोध के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं। भाषा बोध में भाषा क्या है, भाषा के प्रकार क्या है, भाषा के गुण क्या है, भाषा में यानी हिंदी के संबंध में क्या क्या प्रावधान है, हिंदी का विकास क्रम क्या है, ये सारी चीजें आप भाषा बोध के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि आपके पास समय कम है और सिलेबस में मेंशन भी नहीं है, इसीलिए मैं इस सेक्शन को स्किप करता हुआ चलूंगा, ठीक है। आपको ओवरव्यू बता दूंगा कि यहां से क्वेश्चन क्या क्या आता है और क्या क्या पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा। जैसे भाषा बोध के अंतर्गत सबसे पहली चीज कि भाषा की उत्पत्ति जो है ये संस्कृत के भाष धातु से होती है, और इस भाष धातु से संबंधित या इस भाष से संबंधित दो किताबें आपको एकदम जहन में रखनी है। पहली किताब का नाम है अष्टाध्यायी, रचनाकार आचार्य पाणिनि, नाम सुना होगा आपने। दूसरा महाभाष्य, महाभाष्य के रचनाकार आचार्य पतंजलि। ये दोनों को आप, इन दोनों का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद भाषा से संबंधित जो तीसरा फैक्ट है ना, एक तो भाष धातु याद रख लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति होती है संस्कृत के भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है बोलना, ठीक है। सर हिंदी के लिए स्पीडी का बुक कैसा रहेगा? स्पीडी की बुक अच्छी है जलेश्वरी, लेकिन छत्तीसगढ़ जो व्यापम है ना, वो कुछ कुछ आंसर उससे अलग लेता है ना, तो थोड़ा सा सावधान होकर पढ़ना उसको। आप पढ़ सकते हैं, रेलवे वगैरह के लिए अच्छी है किताब, लेकिन व्यापम जो है उसके कुछ कुछ फैक्ट को नहीं मानता है ना। सर मेरा रेगुलर क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा है, ठीक है। एडमिशन ले लिए होंगे तो आप एक बार बात करके देखिएगा माखन लाल। हाँ रेणुका, जीएस को छोड़ करके, है ना। जीएस को हमने शामिल नहीं किया है, क्योंकि देखो 10 दिन में या सॉरी 1 महीने में पूरे के पूरे सब्जेक्ट को खत्म करने का वादा कर पाना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है ना। तो एक तो सब्जेक्ट कंप्लीट भी नहीं होगा और झूठा आश्वासन देकर के ठगने वाला काम नहीं चलना है, ठीक है। तो इसीलिए जो बेसिक सब्जेक्ट है उसको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। हरदेव बाहरी बहुत अच्छी किताब है, सीमा पढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए, तो ये दूसरा फैक्ट। पहला फैक्ट क्या था कि संस्कृत के भाष धातु से हिंदी भाषा के या जो भाषा शब्द है इसकी उत्पत्ति होती है, और भाषा से संबंधित दो किताबें हैं, एक है अष्टाध्यायी और दूसरा महाभाष्य। अष्टाध्यायी के लेखक या रचनाकार पाणिनि है और महाभाष्य के रचनाकार हैं पतंजलि, ठीक। अब हिंदी भाषा के विकास क्रम के अंतर्गत यदि आप देखें तो हिंदी का विकास क्रम जो है ये संस्कृत से प्रारंभ होता है, और संस्कृत का जो प्राचीनतम स्वरूप है वो वैदिक संस्कृत को माना जाता है। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत बनी, लौकिक संस्कृत बनी। लौकिक संस्कृत का सरलीकरण होने के बाद पाली भाषा अस्तित्व में आती है। पाली भाषा के सरलीकरण से प्राकृत भाषा बनती है। प्राकृत भाषा से अपभ्रंशों का निर्माण होता है। अपभ्रंशों की संख्या कभी पूछे तो याद रखिएगा 7 अपभ्रंश होते हैं। अपभ्रंश से अवहट्टों का निर्माण होता है, और अवहट्ट से फिर हिंदी भाषा अस्तित्व में आती है। तो इस सीक्वेंस को एकदम अच्छे से याद रखेंगे। अवहट्ट से फिर हिंदी भाषा अस्तित्व में आती है। इसके बीच बीच के 1-2 फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो पाली भाषा जो है ये भारत की प्रथम जनभाषा है। भारत की प्रथम जनभाषा है। जनभाषा या लोक भाषा भी बोलते हैं ना। और प्राकृत भाषा जो है ये भारत की प्रथम, या ऐसा बोला जाए भारत की सीमा के अंतर्गत शिलालेखों में प्रयुक्त होने वाली पहली भाषा है।
शिलालेखों की प्रथम भाषा कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा। ठीक है, तो ये फैक्ट एकदम दिमाग में बिठा लेंगे आप। क्या क्या याद रखना है सर? पहली चीज ये कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत के भाष धातु से। याद रखना, षटकोण के ष में हलंत लगा होगा, है ना। ऑप्शन में ये भी दिया होगा, लेकिन ये आंसर नहीं है। ठीक है, ज्योति रिज्वाइन करके देख लो। ठीक है, इसके बाद हाँ, तो ये जो भाष धातु की जब मैं बात करता हूं तो भाष धातु में षटकोण के ष में क्या लगा होगा? हलंत लगा होगा। ठीक, किताबों की यदि मैं बात करूं तो देखो, विश्व में व्याकरण की पहली पुस्तक मानी जाती है कौन सी? अष्टाध्यायी। ये पूरी दुनिया में व्याकरण की पहली किताब है। ये भारत की बात नहीं हो रही है, इसकी बात हो रही है दुनिया में। पूरे विश्व में व्याकरण की यदि कोई पहली किताब लिखी गई थी तो वो कौन सी थी? अष्टाध्यायी। किसने लिखी थी? पाणिनि ने। इसी अष्टाध्यायी पर टीका लिखने का काम किया था किसने? पतंजलि ने। और पतंजलि की पुस्तक का जो नाम था वो क्या था? महाभाष्य था। ठीक, इसके बाद हिंदी के विकास क्रम के अंतर्गत, इसको आप चाहो तो टॉपिक डाल सकते हो, हिंदी का विकास क्रम। ठीक है, ये टॉपिक्स को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूं। ठीक है, ना खींचने का कारण भी है क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास। ठीक है, और सहकारिता वाला सेक्शन अच्छा खासा बड़ा है, तो उस चीज को मैं भी समझता हूं। आपको थोड़ा सा टाइम उसमें डेली बेसिस पे देना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, हिंदी को यदि आप एमसीक्यू के माध्यम से भी तैयार कर रहे हैं, यहां पे पढ़ के जाइए, घर में एमसीक्यू तैयार कीजिए, बस हो जाएगा तैयारी। ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहिए। चलिए, तो हिंदी का विकास क्रम में सबसे पहले कौन सी भाषा है? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के सरलीकरण से कौन सी भाषा बनी? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत फिर से सरलीकृत हुई, कौन सी भाषा अस्तित्व में आई? पाली भाषा। पाली भाषा को दर्जा प्राप्त है भारत की प्रथम जनभाषा का। प्रथम जनभाषा का दर्जा प्राप्त है, इसीलिए गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए इस भाषा को चुना था। याद होगा, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किस भाषा में किया है? पाली भाषा में। ठीक है, इसके बाद पाली भाषा भी सरलीकृत होती है और भाषा का जो स्वरूप सामने आता है वो कौन सी है? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा जो है ये शिलालेखों की प्रथम भाषा है। ठीक है, भारत में शिलालेखों की प्रथम भाषा कौन सी मानी जाती है? प्राकृत भाषा। क्यों मानी जाती है सर? अशोक के शिलालेख जो है वो इसी भाषा में है ना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले की भाषाओं में हमारे पास नहीं है, लेकिन जो भी हमारे पास प्राप्त शिलालेख हैं वो भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं। आपने पढ़ा होगा हड़प्पा कालीन जो अभिलेख हैं वो कौन सी लिपि में है? भाव चित्रात्मक, जो कि पढ़े नहीं गए हैं। अशोक के शिलालेख जो हैं ये अभी तक प्राप्त पढ़े जा सकने योग्य प्राचीनतम शिलालेख है। पढ़े जा सकने योग्य प्राचीनतम शिलालेख किसके उपलब्ध हैं? अशोक के। इसलिए हमने अशोक के शिलालेखों की जो भाषा है उसी को प्राचीनतम भाषा माना है। किसमें प्रयुक्त? शिलालेखों में। तो शिलालेखों में प्रयुक्त होने वाली पहली भाषा कौन सी मानी जाती है? प्राकृत भाषा। अशोक के सारे शिलालेख देखिए आप, प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि, यही मिलेगा, है कि नहीं? भारत की सीमा में बाहर जाओगे तब उधर अरेमाइक लिपि, खरोष्टी लिपि ये मिलेगा देखने को, है ना। लेकिन भारत की सीमा में आपको क्या मिलेगा? प्राकृत भाषा। इसके बाद प्राकृत भाषा के विखंडन से अपभ्रंशों का निर्माण होता है। अपभ्रंश कितने हैं? 7। ठीक है, इन 7 अपभ्रंशों के नाम यदि आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कम से कम 2 को याद रखिएगा, है ना। 7 अपभ्रंश थे। एक का नाम था ब्राचड़, दूसरे का नाम था शौरसेनी, तीसरे का नाम था पैशाची, चौथा खस, पांचवा मागधी, छठी अर्धमागधी और 7वां जो अपभ्रंश है ये है महाराष्ट्री। इसमें से 2 अपभ्रंश जो हैं ये आपके बड़े काम के हैं। कौन कौन से 2 अपभ्रंश है सर? एक अपभ्रंश है आपका अर्धमागधी।
और दूसरा अपभ्रंश आपके काम का है शौरसेनी। ठीक है, शौरसेनी अपभ्रंश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शौरसेनी से खड़ी बोली विकसित हुई है, खड़ी बोली, और शौरसेनी को ही पश्चिमी हिंदी कहा जाता है, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तो सर खड़ी बोली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? खड़ी बोली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हिंदी का जो मानक स्वरूप है वो माना जाता है किसको? खड़ी बोली को। हिंदी का मानक स्वरूप, या इसी को आप बोल देते हैं टकसाली हिंदी। इसी को आप क्या बोलते हैं? टकसाली हिंदी। टकसाली समझते हैं? टकसाल क्या होता है? जहां सिक्के ढाले जाते हैं ना। अब सिक्के ढाले जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो मुद्रा निर्माण के लिए एकदम महत्वपूर्ण केंद्र है। वहां पर मात्राओं की गलती हुई मतलब नोट फर्जी घोषित हो जाएगा, है कि नहीं? अब सोचो ना यार, मान लो कभी ऐसा लिखा रहे है ना, भारतीय, कोई नोट लिए आप मस्त भारतीय और ऐसा रिजर्व बैंक आप एक्सेप्ट करोगे उसको? ऊपर में ही लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, नहीं करोगे ना? क्यों नहीं करोगे? लिखा तो है भारतीय रिजर्व बैंक। हाँ, गलत लिखा है ना। ठीक है, हाँ, तो टकसाली जो हिंदी है ये हिंदी का मानक स्वरूप है। ठीक है, हिंदी का मानक स्वरूप है जो कहां से आई है? शौरसेनी अपभ्रंश से, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। शौरसेनी को ही क्या कहा जाता है? पश्चिमी हिंदी कहा जाता है। पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली का निर्माण होता है। खड़ी बोली जो भाषा है ये हिंदी का मानक स्वरूप, या इसी को कहा जाता है टकसाली हिंदी। ठीक, अब अर्धमागधी जो अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश, ये क्यों इंपॉर्टेंट है सर? अर्धमागधी अपभ्रंश इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से 3 भाषाएं निकली हैं। एक निकली है हमारी, और ये मान के चलो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी। दूसरी भाषा का नाम है बघेली और तीसरी भाषा है अवधी। इन 3 भाषाओं का विकास कहां से हुआ है? अर्धमागधी से। छत्तीसगढ़ी आपके सिलेबस में है, इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि छत्तीसगढ़ी का विकास क्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी किस अपभ्रंश से आया है ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी किस अपभ्रंश से बना है? अर्धमागधी अपभ्रंश से आया है ना। और छत्तीसगढ़ी के साथ किन 2 भाषाओं का विकास हुआ है? तो एक बघेली और दूसरी अवधी। इसीलिए इन दोनों भाषाओं को छत्तीसगढ़ी की जुड़वा बहन या सहोदरा की संज्ञा दी जाती है। सहोदरा मतलब भी होता है क्या? बहन। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी की जुड़वा बहन या छत्तीसगढ़ी की सहोदरा में शामिल भाषाएं एक तो बघेली और दूसरी अवधी। याद रहेगा? तो ये 7 क्या हैं आपके? अपभ्रंश हैं। 7 अपभ्रंश है, और इन्हीं अपभ्रंशों से आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ है। ठीक है, इसमें 2 अपभ्रंश आपको याद रखने हैं अच्छे से। एक तो शौरसेनी याद रखना है और दूसरा अर्धमागधी याद रखना है। याद रहेगा? ठीक, चलिए चलो, तो कल मेन टॉपिक शुरू करूंगा आपका हिंदी का, है ना, मेन आपका जो सिलेबस है वो शुरू करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ी के कुछ प्रश्न आपके साथ सॉल्व किया जाए। चलो, पहला क्वेश्चन, एक दौरी मां हाकत है मतलब क्या है? सर जीएस तो होगा ना इस क्लास में? नहीं रोहित? हाँ, रिकॉर्ड मिलेगा आपको सलीम। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या होगा आंसर? सी। का मतलब होते भाई? दौरी मतलब क्या होते? हाँ, दौरी वो डोरी होता है। ये देखो छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान तुम्हारे। दौरी माने काला बोलते हैं? उसको दौरी बोलते हैं? बेलन? हाँ। ठीक है,
ठीक है, ठीक है, वो दौरी है। दौरी और किसको बोला जाता है? लौठी जानते हो? उहुल दौरी कथे जाने? हाँ, तुतारी सुने हो? तुतारी काला कथे? हाँ, बैला कोच के कैसे और है ना? उहुला बोले जाते का दौरी। ठीक है, तो एक दौरी में हाकना के मतलब होते कोनो आदमी अच्छा रहे चाहे बुरा रहे, सब ला एक जैसे व्यवहार करना हो, सब संग। ठीक है, तो नीक और खीक ला बरोबर मानना। ठीक है, एला का बोले जाते? एक दौरी में हाकना। एक हरे हमर हाना हरे। ठीक है, एक हरे हाना। ठीक है, हाना भी दो प्रकार के दिखिए, आगे जाके बात करबो। लठर लैया करना मुहावरा के मतलब का होते? हाँ 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 बिल्कुल, मैराथन कोशिश करेंगे हम लोग, है ना? जीएस का मैराथन लाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। मोनिका, पहले जमाने में हमरे कास्ट में, अच्छा हाँ बताओ बताओ। लठर लैया करना मतलब? हाँ, बेकार घूमना। ठीक है, का लठर लैया करत हस रे, काम धाम करते थे बोलते हैं ना। हाँ, तो लठर लैया करना मतलब क्या होता है? बेकार घूम। अनुभवी होना बर छत्तीसगढ़ी मुहावरा का हरे? चुंदी पाकना। ठीक है, चुंदी पाकना। आसान क्वेश्चन है ना? आसान लग रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पथरा के बूता और कोदो के बनी हाना के मतलब का है? हाँ, का मतलब है इस? पथरा के मेहनत मतलब बहुत कठिन काम। ठीक है, और उकर बदला में जब कम पैसा मिलते तो ओला बोलते का? कोदो के बनी। ठीक है, बहुत कठिन काम लेना, लेकिन ओकर जो मेहनताना है वो बहुत नाम मात्र के देना, ओला बोलते का? कठिन मेहनत के कम मजदूरी, और यही ला बोले जाते पथरा के बूता और कोदो के बानी। ठीक है, अच्छा, हफ्ते बन के पथरा फोरे घर के सील मतलब क्या होता है? हाँ, ठीक है, हफ्ते बन के पथरा और फोरे घर के सील। ठीक है, सील जानते हो? सील बट्टा यूज करा तो बचपन हम देखे हो गांव में, है ना? कौन कौन अभी भी यूज करते हो? अभी आई ठंडी के मौसम, चटनी पीसे काम आई है ना? हाँ। छत्तीसगढ़ी में बर्दी के मतलब का होते हैं? मवेशी मन के झुंड। अच्छा, बर्दी, गोहड़ी, गोहड़ी काला बोलते हैं? झुंड नहीं बोलते हैं। गोहड़ी और बर्दी के अंतर का होते हैं? है? गोहड़ी किसी के लिए भी? आदमी लोग के लिए भी नहीं यार। घोड़ी और बर्दी दोनों गौवंशी भैंसवंशी पशुओं के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। अंतर क्या होता है दोनों में? पहली गांव मन में सुने हो तुम ना, गौटिया हो है, गौटिया मन घर 300-400 गैया अलग से रहा है नहीं? ओमन एकदम पर्सनल पहाटिया रखे रहे अपन मन भर। जाना तो? ठीक है, तो जब गांव भर के गैया मन ढिलाए ना, ओला बोले जाए बर्दी, बर्दी ढिला गए। और जब पहाटिया यहाँ गौटिया यहाँ के अलग से निकले, ओला बोले जाए गोहड़ी। ये अंतर होते दोनों में। गोहड़ी पर्सनल होते और बर्दी सामूहिक होते, पूरा गांव भर के जाते। ठीक है, ये अंतर है। पुरैन का लगत है। हाँ, अरे पुरैन पत्ता नहीं होता भाई। पुरैन क्या है? पुरैन कमल को बोलते हैं, और कमल का पत्ता है तो पुरैन पाना, पुरैन पत्ता बोल देते हैं। ठीक है, भंडारा उंडारम खाएगा लो। ठीक है, हाँ, ढेरियाना मतलब आलस करना। बहुत बढ़िया। हाँ, गांठ शब्द के उत्पत्ति कहां से हुए है?
गांठ शब्द के उत्पत्ति कहां से हुए है भाई? ग्रंथि शब्द से, गोष्ठी शब्द से, गरिष्ठ, गल, ग्रंथि की गरिष्ठ की गोष्ठी? ग्रंथि पक्का? क्वेश्चन का पूछना चाहते हैं? क्वेश्चन पूछना का चाहते हैं? गांठ शब्द के तत्सम शब्द का है, समझे बात? हाँ, गांठ शब्द जो है ये कहां से आए हैं बोले के मतलब गांठ शब्द के तत्सम रूप काहरे, तो तत्सम रूप काहरे ग्रंथि, अरे ग्रंथि शब्द बदल करके का हो गए है? गांठ हो गए हैं। ठीक, अगला, हाँ सही कथन चुनना है, ये पिछला पीएससी के ही क्वेश्चन है ना? ठीक है, चलो, हाँ सही कथन चुनो, बताओ भाई। लिपि और भाषा एक लिपि भाषा अलग अलग है, लिपि के बिना भाषा नहीं हुआ है, भाषा लिपि पहली बनीस, भाषा बाद में बनीस। डी, डी ना, डी ना, डी, ये नहीं, गलत हो, नहीं हुआ, लिपि बिना भाषा नहीं हो सके। अच्छा, लिपि है का, लिखने का तरीका, ठीक है। देखो हम लोग बोलते हैं ना, पशु पक्षी लोग भी बात करते हैं, लेकिन वो लोग तो लिखित भाषा में नहीं करते हैं, यानी लिपि के बिना भी भाषा संभव है, लिपि के बिना भी भाषा संभव है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, लिपि के बिना भाषा नहीं हो, गलत हो गया। अब भाषा ही नहीं होगी तो लिखोगे किसको? भाषा ही नहीं होगी तो लिखोगे किसको? यानी भाषा पहले आती है, लिपि का जन्म बाद में होता है, मतलब ये कथन भी क्या हो गया? गलत हो गया। पहला कथन, लिपि और भाषा एक का नहीं सर, लिपि लिखित भाषा बताते हैं ना, जबकि भाषा जो है ये भाष धातु से बने हैं, बोलना यहां से बने हैं, मतलब दोनों अलग अलग चीज है, मतलब ये भी गलत हो गए। आंसर का हुई बी, लिपि और भाषा अलग अलग। चलो, छिन शब्द के तत्सम काहरे, नौवा बताओ भाई। छिन, सी, ठीक है, क्षण ला बोलते का छिन, ठीक है। अब देखो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है ना एमन, है एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो पूछे रही से, और क्वेश्चन देखना है। चलो, हाँ ये छिन मतलब टाइम का यूनिट यार, पल छिन, वही वाला छिन है, ठीक है। हाँ चलो बताओ, बरेठिन काला बोलते, बटकी काला बोलते, बखरी काला बोलते, बटकीहा काला बोलते? बटकी काला बोलते, कटोरा आसन धातु के बर्तन, ठीक है, मिला। बखरी माने बाड़ी, ठीक है। बरेठिन, धोबनीला, अरे बरेठ सुने हो ना, बरेठ निर्मलकर मन होते, जाना तो ना, ठीक है। बरेठ जो है वो निर्मलकर मन के ही उपशाखा है रे, धोबी मन के, ठीक है। तो बरेठ, और यहीं से स्त्रीलिंग शब्द बने का बरेठिन, और बरेठिन शब्द मतलब का हो गए फिर धोबनीन, और बटकीहा मतलब मुफ्त। ये देखो वो मन तो पता चल गया, लेकिन ये नहीं पता रही सोई, मुला पता है नहीं। उपराहा शब्द सुने हो, वही हरे बटकीहा, ठीक है। उपराहा जो बोलते ना, वही ला का बोले जाते, बटकीहा बोले जाते, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन हैं आज के पीडीएफ में, सब झलना मिल रही है, ठीक है। ये देखो, ये एक ओनरे बरेठिन है, एक आहरे बटकी है, एक आहरे बखरी बखरी, ठीक है। चलो, मोंगरी का हरे, मेहरिया का हरे, मोटियारी का हरे, मोटरी का हरे, हाँ मोंगरी का हरे मछली है, ठीक है। मेहरिया माने मेहरिया पत्नी, ठीक है। मोटियारी युवती, ठीक है। और मोटरी माने गठरी, ठीक है, मिल गया आंसर, है ना। ये तुहर मन पर आसान है,
ठीक है, तुहर मन बर आसान है। काबर आसान है? काबर की छत्तीसगढ़ ही तुहर मन के बैकग्राउंड भाषा है कि नहीं? तुहर मन के बैकग्राउंड के भाषा है। लेकिन यही क्वेश्चन ला अगर मैं दे दूं एमपी वाले मन ला, नहीं तो यूपी वाले मन ला, तो माथा धर के बैठ जाही। काबर? शब्द नहीं है ना ओकर मन करा छत्तीसगढ़ी के। वही नाम से मैं शुरू में ही बोले हूं कि ये जो पहला भाग दे है ये आप मन के लिए कहा रे ए प्लस पॉइंट है। ठीक है, मैं छत्तीसगढ़ी के ज्योग्राफी पढ़ ली, छत्तीसगढ़ के सारे चीज पढ़ ली, भाषा नहीं सीख सके इतना जल्दी। ठीक है, तो कोशिश करो छत्तीसगढ़ी भाषा में कमांड बनाए के, और ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन 15-15 क्वेश्चन डेली में करा जाऊं। ठीक है, एकर से का होई? एकर से होई ये कि एक तो जनौला, लोकोक्ति, मुहावरा, एमा आप मन के कमांड बनत जाही, है ना। दूसरा चीज छत्तीसगढ़ी शब्द मन ला सीखत जाओ। छत्तीसगढ़ी शब्द मन ला सीखत जाओ तो छत्तीसगढ़ी के व्याकरण समझे बर बहुत आसान हो जाए फिर। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में इतना ही। कल हिंदी के सिलेबस चालू कर देवो फिर। ठीक है, चल होगा। ओंगना पूछ लिया था। ओंगना, अरे वो बैलागाड़ी में तेल डालते तिलत बोलते ओंगना, नहीं जाना? ओंगन तेल कथे ओला, चीट कस रथे। चलो कल मिलते हैं। हाँ बिल्कुल अंकिता, काम आएगा ये, है ना, बिल्कुल काम आएगा ये।